आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद दानिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 लेक्चर 2 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेटा आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने आपको 1.2 ये वाला टॉपिक मैंने आपको क्यों नहीं करवाया, ये वाला आपका जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से। बेटा इसका क्या वजह है? बेटा उसके पीछे वजह यह है क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है ना, ये डिस्कार्ड कर दिया गया। ये ज़रा देखें, ALP ग्रेड 9 का जो हमारे पास जो हुकूमत पंजाब की तरफ से आपके पास आया है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज ऑफ चेंजेस के अंदर देखें कि ये टॉपिक्स और क्वेश्चन जो हैं डिलीटेड हुए हैं, जिसमें 1.2 है स्टेट्स ऑफ मैटर पेज 4 to 6। तो वो बेटा यहाँ पे ये पेज 4 से लेके स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये आपके पास बेटा यहाँ तक आपके पास पेज 6 तक जो है ना, ये वाला टॉपिक जो कि एंड यहाँ तक होता है, अदर्स तक। तो ये आपको नहीं करना, तो इसलिए मैं फिर आपको यहाँ पे इसको टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो आए बेटा आगे स्टडी करते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं? बेटा सबसे पहले आपको समझना होगा कि एलिमेंट क्या होता है। बेटा एलिमेंट पता होगा तो कंपाउंड समझ पाएंगे, तो फिर ही आप मिक्सचर के बारे में, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो बेटा सबसे पहले एलिमेंट को समझने के लिए आपको मैटर के बारे में समझना होगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैटर क्या चीज़ होती है। बेटा सिंपली सी चीज़ है कि मैटर के पास दो ही चीज़ें होती हैं। आपने बेटा ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है मैटर के अंदर, कि मैटर क्या होती है, क्या होता है। ठीक है, तो आए इसके बारे में स्टडी करते हैं। बेटा उसके पास हैविंग, जिसके पास मैस हो, और सेकेंडली उस बॉडी के पास, उस चीज़ के पास, जैसी बात है उसके पास मैस होगा तो वो जगह भी घेरेगी, तो वो क्या होगा, वो क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को भी। यानी कि ये दो चीज़ें, कि हर वो चीज़ बेटा जिसके पास क्या हो, मैस भी हो, और जब मैच होगा तो जाहिर सी बात है उसने जगह भी घेरनी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करनी है। तो इससे उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। और बेटा आप जानते हैं मैटर कितनी टाइप्स के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो फिर बेटा आपको मैं इसी के अबाउट फिर एक वो सब्सटेंस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ एलिमेंट का जो है ना कंसर्न आपको पता चल जाएगा। बेटा सब्सटेंस क्या होता है? बेटा मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है ना, डेट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने जज करना है। तो अब आपके पास ये जो है मिक्सचर जो है वो मैंने वो बाद में बताऊंगा आपको। फिर कंपाउंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो अब आपको बेटा समझना है कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है। बेटा एलिमेंट जो होता है ना, किसी भी जो क्योंकि ये जो आपका मैटर होता है उसकी एक प्योर फॉर्म का एक सैंपल होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जिसमें, और वो जो सैंपल होता है उसके जो एटम्स होते हैं ना, वो सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। मिसाल देता हूँ, वो जो सैंपल आपने लिया है ना उसके अंदर हज़ारों हों एटम्स, तो उसके वो जो एटम आपने एक उठाया हुआ होगा ना एटम, उसके एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा। ये लाजमी आपने याद रखना है। ये एलिमेंट की पहचान होती है कि ये एलिमेंट होता क्या है, कि एक मैटर का एक प्योर फॉर्म एक सैंपल होता है, एंड सेकेंडली वो जो आप सैंपल लेते हैं उस सैंपल के अंदर जो एटम्स हैं ना, वो सेम टाइप के एटम होते हैं। अब सेम टाइप का यहाँ पे क्या मतलब, सेम टाइप का ये मतलब है कि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा ना, जो एटॉमिक नंबर का मतलब चार्ज नंबर, जो आप बोलते हो उसको प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, वो सब का सेम रहेगा। उसके अंदर किसी भी किस्म की चेंज नहीं आनी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एज आ एक एग्जांपल लिखूँ, ये बाद में हम बात करते हैं, ये एलिमेंट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। इसके बारे पहले मैं आपको समझा दूँ। फ़र्ज़ कर लें मैं आपको बेटा बताता हूँ कार्बन के बारे में। कार्बन, कार्बन सिक्स, कार्बन सिक्स की मतलब अगर मैं बताता हूँ, तो बेटा ये कार्बन सिक्स है, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर का बेटा कितना होता है, 6 होता है।
फिर बेटा अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर हमने पढ़ा था कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, बेटा वो उसकी एटॉमिक मैसेज हैं, वो आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के ना। तो आप जैसे कि अगर आप उनको उनको भी देख लें आइसोटॉप्स को, उसके एक एटॉमिक मैसेज कार्बन के 13, 14 और 16 14 होते हैं, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है ना तीनों में सेम है। 6 भी पहले जो 12 वाला है, 13 वाला है और 14 वाला है, उन सब का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कार्बन 6 ही कहलाएगा, वहाँ पे होता है मौजूद। तो बेटा ये इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा एलिमेंट को बेटा जब शुरुआत के अंदर ये समझा जाता था कि इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, और बाय फिज़िकली मेथड। तो लेकिन बाद में बेटा जब कुछ टाइम गुज़रा, तो कुछ टाइम गुज़रने के बाद आज मॉडर्न दौर के अंदर, मॉडर्न एरा के अंदर इस चीज़ को साबित किया गया कि एलिमेंट्स को मज़ीद हम डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी मीन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसमें आपकी एक सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले आपको एक इसका जो है ना इंट्रो बता रहा हूँ एलिमेंट्स के अबाउट। हम अभी यहाँ से स्टडी करेंगे, जो जो चीज़ें आपने करनी होगी, जहाँ तक करनी होगी मैं आपको मार्क करवाऊँगा। ये सारा आपने नहीं करना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करनी है। तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारी बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं। और ये आपकी पूरी यूनिवर्स में आपकी इनकी जो अबंडेंस है ना, वो किस शेप में हो सकती है। आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, गैस में हो सकते हैं, इन शेप्स में बेटा आपके पास ये आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आए अब स्टडी करते हैं एलिमेंट के अबाउट। कहता है मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये तो इसको तो आपने करना ही नहीं है ना, पहले तो इस लाइन को आप कट करें। पहले ये वाली जो लाइन है ना बेटा, इस लाइन को आपने नहीं करना, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब आप आगे से हम स्टडी करते हैं कि कहते हैं एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। कोई शक नहीं, मैंने आपको कहा था ना कि ये एलिमेंट की एक प्योर फॉर्म होती है मैटर की, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। इसमें एटमों की तादाद सेम काइंड्स की एटम्स होते हैं। अब सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर है ना वो सेम होता है। यहाँ पे ये बात कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे कार्बन बताया ये वाला, तो यहाँ पे कार्बन सेम रहता है। और उसके बाद एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम हाइड्रोजन की, बड़ी बेस्ट एक एग्जांपल है हमारे पास। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, चलें इसे कर लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ से आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन की। अब आप कहें सर जी आपने हाइड्रोजन की क्यों दी, बेटा हाइड्रोजन के बारे में आपने इसके आइसोटॉप्स पढ़े होंगे, हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो हाइड्रो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके जो एटॉमिक नंबर हैं 1, प्रोटियम में भी, ड्यूट्रियम में भी और ट्रिटियम में उसका एटॉमिक नंबर 1 रहता है, उसके एटम्स चेंज नहीं होते। तो ये बेटा एलिमेंट कहलाते हैं इस तरीके के, जो भी ये शो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रॉपर्टीज़ भी दो तरह की होती हैं इनके दरमियान, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब मैं आपको चले बात मैंने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर दी, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। बेटा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें कोई भी एक एलिमेंट जो है ना वो अपनी फिज़िकल स्टेट को चेंज नहीं करता। मिसाल देता हूँ पानी की। बेटा पानी को अगर गर्म करें, अगर 100 डिग्री पे लेके जाएँ तो पानी गैस बन जाता है। 0 डिग्री पे लेके आएँ तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाती है। लेकिन अगर इसकी दरमियान स्टेट इसकी फॉल कर रही हो तो वो लिक्विड ही रहता है। लेकिन क्या पानी का फार्मूला चेंज हुआ? नहीं, H2O ही रहा। ये पानी ने अपनी फ़िज़िकल स्टेट चेंज नहीं की, मतलब उसकी जो फ़िज़िकल स्टेट है, अपनी फ़िज़िकल फार्मूला जो है ना उसमें उसका चेंज नहीं आया उसमें। तो लेकिन जो केमिकली देखा जाए और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, इसमें डिकम्पोजिशन होती है। अगर पानी की डिकम्पोज करें ना, तो पानी जब डिकम्पोज होता है तो वो बाई केमिकली रिएक्शन वो अपने आप को चेंज कर लेता है। और जब चेंज करता है तो वो हम उस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं वो हम उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि आपका फार्मूला जैसे ही चेंज हो गया, उसकी शक्ल चेंज हो गई, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं।
तो आए बेटा, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर, यहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं। एक तो हम इसको कहते हैं कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन बेस, सेम मैंने आपको जैसे पहले बताया। एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ तक वो बेटा लाई करते हैं, यानी कि एलिमेंट्स तीन चीज़ों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपके पास आपको मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। लिक्विड गैसेस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। बेटा यहाँ तक आपका बनता है, इसका अगर डिफरेंस आ जाए ना, बहुत अच्छा डिफरेंस है, और यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना इसके अंदर उसने मेंशन की हुई हैं, जो यहाँ तक इसमें कुछ भी चीज़ डिस्कार्ड करने वाली नहीं है, आपको ये सारे पॉइंट्स करने पड़ेंगे। और बेस्ट यही है, डेफिनेशन तो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक करके इट इज़ अ प्योर फॉर्म कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, यहाँ तक। इस पे ना यहाँ पे आपने कॉमा डाल दीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा डाल दीजिएगा, और आगे आपके पास बाकी जो है वो आपने पॉइंट्स में लिखने हैं। आगे बेटा स्टडी कर लेते हैं, जो कि आपके एमसीक्यूज़ के रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, मैं आपको मार्क करवाता हूँ। एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। बेटा अब बात आती है कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो आपके पास मेटल होते हैं। अब मेटल क्या चीज़ होती हैं बेटा? मेटल वो चीज़ होती हैं जिनकी वैलेंसीज जो होती हैं 4 से नीचे हों, 1 से 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो कहलाते हैं मेटल्स। अब सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो मेटल्स, कुछ टीचर्स आपको बताते होंगे आपको कि मेटल्स बेटा वो होती हैं कि जिनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो वो मेटल्स हैं, और जो नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। तो यहाँ से आपने बेटा बात याद रखनी है कि सिर्फ इसी से ही आपका वो गुजारा नहीं चलेगा कि आप उससे कहें कि मेटल्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और नॉन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देते। बिल्कुल ऐसी बात ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से ये भी बात याद रखनी है, इनकी वैलेंसी इसके ऊपर डिफरेंस है, कि जिनकी अगर वैलेंसी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 से नीचे हुई, 1 2 3 या 4, तो इनको बोला जाता है मेटल। और आपको देखा है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल ही मेटल है, मैक्सिमम आपको मेटल मिलेंगे 80%। नॉन मेटल जो हैं वो कौन होते हैं? जिनकी वैलेंसी 4 से अबव होती है, 6 7 8 यहाँ तक, उन्हें बेटा बोला जाता है नॉन मेटल्स का नाम दिया जाता है। तो ये बात है, ये आपने याद रखनी है। पीछे बेटा एक और चीज़ रहेगी आपके पास, जिसको हम बोल रहे हैं मेटलाइट्स। बेटा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है, जो कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान दरमियान लाई करता है। तो इसके आप क्या नाम है देख सकते हैं, जैसे कि अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन शो करते हैं, मेटालॉइड एलिमेंट्स कौन से हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे कि मैं अब आपको बता देता हूँ, बोरान है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम होते हैं, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी, ठीक है, उसके बाद टेलेरियम है, पोलोनियम है। ये बेटा जो है ना ये सारे के सारे आपके पास मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने बेटा आपके पास डिस्कशन करनी थी आपके बारे में, मेटल्स नॉन मेटल के बारे में, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। और फिर आपके पास बेटा आगे है जी नोबल गैसेस के बारे में। तो नोबल गैसेस क्या होती हैं हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा नोबल गैसेस ऐसे आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं आपके पास, और ये पूरे पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप है, और ये राइट साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। अब ये इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर हीलियम होता है, नियॉन होते हैं, आर्गॉन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं, जीनॉन होते हैं, रेडॉन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वेरी फैसिनेटिंग नोबल गैसेस कहलाती हैं। इनको आउटर मोस्ट शेल जो होता है जो होता है वो होता है फुली कंप्लीट होता है, और बेटा ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिमेंट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मालिक्यूल्स, आइन, आइसोटॉप्स। बेटा एटम्स के बारे में पता है आपको, एटम्स मालिक्यूल्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो मालिक्यूल बनता है। आइंस क्या होते हैं? कैट आइन और एन आइन। जब कैट आइन क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं? जब एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको वो कैट आइन बन जाता है, और जब जो एलिमेंट उसको एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो बन जाता है एन आइन। और इनके दरमियान कैट आइन, तो ये आइंस बन जाते हैं प्लस और नेगेटिव की फॉर्म में, और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड।
आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की आपके पास ये हाइड्रोजन के बारे में, यहाँ पे मैंने कार्बन के बारे में बात की। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरीके से हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इसी तरीके से अगर मैं टिन के बारे में बात करूँ तो टिन के बारे में बेटा उसके 11 आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे एलिमेंट्स की जिसकी जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें आइसोटॉप्स बोला जाता है। तो एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, इसकी एग्जांपल आप लोगों ने दे देनी है। तो ये एग्जांपल्स यहाँ से आप लोगों ने मार्क कर लेनी है, ये वाले एलिमेंट्स की यहाँ से एग्जांपल्स, ये वाले यहाँ से मैं ऊपर ब्लॉक बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाला, ये बेटा मैंने ब्लॉक बना दीजिए। जो इसमें से यहाँ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा वगैरह, दीज आर ऑल आर एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ तक है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन। ठीक है। और अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर तो आपको ये मेंशन करना है, ये हर सूरत ये मेंशन करना है कि कंपाउंड में और एलिमेंट में क्या फ़र्क है, उस टाइम आपने ये मेंशन करना है। अदरवाइज़ आपके पास सिर्फ एलिमेंट की डेफिनेशन आती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक करें, एंड देन एग्जांपल ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से कोई भी आप 1 2 3 उठा के लिख दें, या सिर्फ एक भी काफ़ी है। आगे देखें कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेटा सिंपल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें में, यानी कि जैसे मिलें आपके एलिमेंट्स, अब कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। और ये बनते कैसे हैं बेटा, केमिकली कंबाइंड होके, कि आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं कंपाउंड, तो अपने आप वहाँ पे आपके कंपाउंड्स तैयार होता है। लेकिन उसके पीछे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बेटा फिक्स्ड रेशो बाय मास। केमिकली जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं, इनका फिक्स रेशो बाय मास बराबर रहता है। वो क्या चीज़ मतलब, बेटा इनका जो फार्मूला होता है ना, वो इनका एक एग्जैक्ट फार्मूला होता है। यानी कि मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास कार्बन है ना, CO2, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में देता हूँ आपको, कार्बन CO, और यहाँ पे इसकी बेस में 2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेटा अब ये कार्बन है ना, इसके सामने बेटा मैं इसकी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी मैं फ़िक्स रेशो लेते हैं। फ़िक्स रेशो कैसी ली जाती है बेटा, ये देखें मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ कि अब ये कार्बन है ना बेटा, कार्बन का जो होता है आपका एटॉमिक मास, वो कितना होता है, वो होता है बेटा 12। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, ये मिक्सअप ना हो जाए। और 12 रेशो, और ऑक्सीजन का बेटा मास कितना होता है 16, और नीचे ये बेस में आगे 2 होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो ये कितना कन्वर्ट हो जाता है 32 में। तो बेटा ये देखें, अब ये 12 और रेशो कितना आया 32। तो अब देखें इसको हमने कैलकुलेट करना है किस तरीके से बेटा, ये देखें अगर हम यहाँ से 2 को 4 सॉरी 4 6 के टेबल पे 12 कैंसिल हो जाता है, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 32। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आया कि आपके पास यहाँ पे आ गया 3:8। ये आपके पास बेटा कार्बन की रेशो आ जाती है। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो बेटा ये वाला ये देखें 3:8 है। अब ये कार्बन का एलिमेंट, आप कार्बन का जो CO2 है, दिस इज़ द कंपाउंड, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है। तो यहाँ पे देखें, क्या आपने कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है, क्या कि किसी और जगह पे आपने कभी डिफरेंट देखा है, नेवर। उसकी कंपोजिशन कभी डिफरेंट देखी है बाई केमिकली कंपाउंड, नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आप जहाँ भी जाएंगे, आप जहाँ भी देखेंगे, आपको यही चीज़ इसकी रेशो मिलनी है, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो कंपाउंड्स हैं ना, वही फिक्स हुए हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखें ना, ये जो कार्बन है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है
ओवरऑल देखा जाए तो कार्बन के साथ। तो ये चीज़ें आप कंपाउंड में इस तरीके से जज करते हैं। तो इसको ये इंपॉर्टेंट, ये जहाँ पे ये लिखा है ना, एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है इन अ फिक्स रेशो। ये जो चीज़, ये लाइन जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। तो ये मैंने आपको फिक्स रेशो बना के आपको दिखा दी है। क्लियर मेरे बच्चों? तो अब यहाँ पे देखें, इसको मैं कलर और दे देता हूँ ताकि आप जब इसको पढ़ें हो तो रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ आप। तो अब आप फिर देखें बेटा, आगे कहता है कि कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस, इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक, कोई बात इसमें कोई शक नहीं है। कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो, तो फिक्स रेशो में ये कन्वर्ट होते हैं। ये डेफिनेशन बेटा इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने एलिमेंट्स आगे देखने में आपको डिस्कार्ड करवाने वाली चीज़, और लेकिन एग्जांपल अगर आप ये मस्ट देना चाहें तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, ये वाली जो भी मैंने आपको दी है। ये आपकी मुझे, या मुझे नहीं लगता किसने आगे दी हुई एग्जांपल, तो आप बिल्कुल ये एग्जांपल दे सकते हैं आप। When elements come together they react with each other and form chemically bonds that are not easy to break। कहता है कि जब भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं केमिकली, तो वो क्या करते हैं, आपस में केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं, और जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। और वो केमिकली बॉन्ड होता है कौन सा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो आपको मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। एक तो क्या, आपको कोवलेंट बॉन्ड तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एक और जब आता है ना, आप देखेंगे आपके कार्बन और कार्बन में, आप वहाँ पे कहीं देखेंगे डबल बॉन्ड भी आ जाता है, फिर ट्रिपल भी आता है। बट ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब वहाँ पे देखेंगे, उन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है पाई बॉन्ड। ये वेरी वीक बॉन्ड होता है, ये जल्दी से टूट जाता है। इसके लिए ये इतना स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं हुआ होता, ये आसानी से टूट जाता है। तो इसलिए वो फिर जो जिन कंपाउंड्स के साथ ये अटैच होता है, तो वो वेरी वीक होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड जिनके साथ होता है वो वेरी स्ट्रॉन्गली होते हैं। उनको फिर आपको ज़्यादा वर्क करवाना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है उनको तोड़वाने के लिए। तो ये चीज़ है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। ये इसकी बेटा क्या है, एग्जाम्पल थी। अब कंपाउंड बेटा कहते हैं कि आगे में भी मालिक्यूलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, इंटरमेटैलिक स्टेट भी हो सकती है, यानी कि मालिक्यूल फॉर्म में भी हो सकते हैं। आयनिक मतलब आपके पास आयनिक फॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। FeSO4, अगर मैं आपको लेके चलूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसी की ये उनकी वैलेंसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे सामने लिखा। इसको FE फेरस, इसको साथ लिखा जाता है SO, और इसकी बेस में लिखा जाता है कहाँ पे? लोअर सब्सक्रिप्ट में 4 से ना। और ये बेटा इसको यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी आयनिक स्टेट। अब आयनिक स्टेट में कैसे हो जाता है बेटा? यहाँ पे ना +2 होता है ऊपर यहाँ पे। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो दे रहा है ना यहाँ पे बेटा, फेरस की जो होती है ना, अगर हम देखें इसकी +2 इसकी वैलेंसी है। और यहाँ पे सल्फ़ेट की जो होती है वो होती है -2। इसलिए भी फिर अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है, इसलिए हम इसको साथ नाम भी देते हैं, फेरस सल्फ़ेट का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी दे देता हूँ, फेरस सल्फ़ेट का नाम दे देते हैं, ओके। ये आप बेटा एक एग्जांपल लिख सकते हैं इसके अंदर। तो आगे मैं इंटरमेटालिक स्टेट में भी होती हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड में, आल्सो बी ऑर्गेनिक इन नेचर। एग्जांपल ऑफ एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेस्ट एग्जांपल्स हैं ये वाली, या इनमें से आप कोई दे दें। ये मैंने आपको जो दी है ये कर सकते हैं, ये मैंने आयनिक स्टेट में आपको दी थी। अच्छा, यहाँ से देखिए पानी है, पानी बेस्ट है, वाटर H2O है, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, पोटाशियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप सारी आगे इनको, इनमें से कोई भी आप एक एग्जांपल उठा के यहाँ से लिख सकते हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि काम ने कहाँ कहाँ से करना है। शॉर्ट के लिए बेटा आपने जस्ट सिर्फ एग्जांपल और डेफिनेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये इसकी बेटा क्या थी, डेफिनेशन थी।
यहाँ से हम ना कलर दे देते हैं इसको, इसका ये डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम इसको ये नाम दे दिया। इधर ऊपर हम एलिमेंट्स की भी जो डेफिनेशन थी, यहाँ पे मैं इसका एलिमेंट की भी डेफिनेशन का नाम दे देता हूँ एलिमेंट्स। ठीक हो गया जी। ये ले, ये हमने यहाँ पे मार करवा दी और ये इसकी बेटा एग्जांपल थी। तो यहाँ से इस पैराग्राफ के अंदर आपने एग्जांपल्स कर लेनी है। ठीक है, बहुत सारी दी हुई हैं, ये शॉर्ट के लिए आपके लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके लिए मार्क कर दी हैं और यहाँ से आप इसकी बेटा एग्जांपल्स यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लें। ओके हो गया बेटा जी। बस इसके अलावा और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे देखें, इस पैराग्राफ में आए, द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट अ गिवन सैंपल एंड फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर। हाँ, ये चीज़ क्या है कि क्या कंपाउंड के अंदर, केमिकली कंपाउंड के अंदर बेटा क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड के अंदर, आइदर फिज़िकली और केमिकली, ये पूरी पूरी बेटा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं तमाम सैंपल के अंदर। उसके किसी भी किस्म के अंदर आपको चेंजिंग नहीं मिलेगी। इसलिए इसका जो होता है ना फार्मूला, वो आपको फिक्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें और जो अभी हम मिक्सचर के बारे में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ना, मैं आपको इनके आगे एक डिफरेंस भी बताता हूँ। ये उनका डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है ये आता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आए इसको स्टडी करते हैं। मिक्सचर के बारे में आगे कहते हैं, मिक्सचर इज फाउंड व्हेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर इन अ रेशो। अब इन एनी रेशो की, भाई यहाँ पे एनी की जगह बेटा अगर वर्ड अगर आप यूज़ कर लें ना, विदाउट एनी फिक्स रेशो, यहाँ पे एक वर्ड आप एक ऐड करें, विदाउट एनी फिक्स रेशो, विदाउट एनी, यहाँ पे एक इस यहाँ पे बेटा एक ऐड करना है आप लोगों ने एक वर्ड, जो कि क्या है, इसने वो नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने वो वर्ड ही लिखना है आपने। क्योंकि मैंने वहाँ पे ऊपर रेड से मार्क किया है ताकि आपको पता चल जाए रेड से लिखना है, तो ये वो मैं यहाँ से रेड पे लिखता हूँ, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। ये क्या चीज़ है यहाँ से, ये ही मेन चीज़ है बेटा जो कि उसको और इसमें कंपाउंड को और क्या नाम है मिक्सचर को फ़र्क करती है, यहाँ से उसका डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आए बेटा इसकी एक तो डेफिनेशन पहले तो मार्क करवाऊँ ना आपको, फिर हम इसके ऊपर आप स्टडी करते हैं। ये बेटा आपकी एक डेफिनेशन है, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन मार्क करवा दूँ ताकि आपको यहाँ से फुली क्लियर हो जाए कि इसकी डेफिनेशन कौन सी है, फिर हम आसानी से और आराम से उसको डिस्कस करते हैं। और इसी के सामने बेटा एक एग्जांपल भी है इसकी, इसी के बिल्कुल सामने एग्जांपल। अच्छा जी, आए बेटा आप स्टडी करते हैं। कहता है कि मिक्सचर क्या चीज़ होती है बेटा, मिक्सचर जो होती है ना, ये फिज़िकली अगर आप देखें इसको, तो ये दो या दो से ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनता है। ये एलिमेंट से भी बन सकता है, एलिमेंट्स की मुख्तलिफ़ तरह की जो किस्में होंगी, मुख्तलिफ़ तरह की टाइप्स होंगी, काइंड्स होंगी, उनसे मिल के बन सकता है। कम डिफरेंट कंपाउंड से बनाया जा सकता है, या एलिमेंट और कंपाउंड को इकट्ठा करके आप बना सकते हो इन एनी फिक्स रेशो। यहाँ पे एक बात कर रहा है एनी फिक्स रेशो, ये चीज़ जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब, एनी विदाउट एनी फिक्स रेशो। इसमें विदाउट एनी फिक्स रेशो का बेटा यहाँ पे ये मतलब है कि अगर मिसाल देता हूँ आपको, एक आपने वो पानी है और इसमें एक साल्ट आपने मिला रही है, और वो जो पानी और साल्ट आपने मिलाया है, क्या वो आप जो पानी के अंदर है, या पानी की क्वांटिटी जो है वो उसको ज़्यादा करें कम करें, क्या ये आपके हाथ में है या नहीं, बिल्कुल है। और आपके अगर उसी पानी के अंदर अगर आप साल्ट ऐड करें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा से कर सकते हैं ना कंसनट्रेशन। फ़र्ज़ करेंगे पहले आपने एक दफ़ा साल्ट को 5 ग्राम का साल्ट है, आपने 10 लीटर वाटर के अंदर उसको आपने ऐड किया,
या एक दफ़ा किया 5 ग्राम को 5 ग्राम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा करके दिखाऊं एज आ एग्जांपल के तौर पे 5 ग्राम, या ऐसे कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। साल्ट साल्ट की रेशो हम बेटा चेक कर रहे हैं, आप देखेंगे इसमें फ़िक्स रेशो नहीं आती उसकी। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की ली थी ना, इसकी आप जहाँ मर्ज़ी लें, जिस जगह भी लें, यही आंसर आएगा, 3:8 ही आएगा। फ़िक्स रेशो आती है, इसमें फ़िक्स रेशो नहीं आ सकती। कैसे? आए बेटा हम स्टडी करते हैं ऐसे। साल्ट रेशो वाटर, आए बेटा साल्ट रेशो वाटर अगर करें ना, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है। अब वो नोट डाउन क्या है कि ये चीज़ कि साल्ट अगर हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें 5 ग्राम, ओके, और यहाँ पे हम रेशो रखते हैं ये, और पानी का मैंने आपको बोला 10 लीटर, फ़र्ज़ कर लें 10 लीटर रख लिया। अब देखें 5 को कैंसिल करें तो आंसर आपका क्या आएगा, मतलब यहाँ पर इसको क्या करना है, हमने कट करना है। 5 को 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। तो इसका बेटा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इसका आंसर बेटा आ जाता है जी हमारे पास 1 ग्राम, 1 ग्राम, और यहाँ से देखें 2 लीटर। तो ये तो आ गया ये आंसर इसका आपका, क्लियर। अब सेम लाइक हम यही आगे यहाँ पे एक और इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। इसको मैं डिफरेंस दे दूँ यहाँ पे, इसी से रेड से कर लेते हैं, साल्ट रेशो वाटर। तो बेटा आए इसके बारे में स्टडी करते हैं। 5 ग्राम पहले हमने साल्ट रखा था, अब बेटा आप ऐसा करें 10 ग्राम ले लें, 10 ग्राम क्या करें सॉल्ट ले लें। अच्छा, और 10 लीटर ही आपने पानी रखें, कोई मसला नहीं है। अब 10 लीटर अगर पानी रखा है तो बेटा अब आपने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी करनी है। बेटा ये कैसे, 10 1 ज़ार 10 एंड 10 1 ज़ार 10, दोनों आपस में कैंसिल हुए। तो कैंसिलिंग होने के बाद अब बेटा ज़रा यहाँ पे नोट करें, आंसर क्या आया 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम, फिर उसके बाद रेशो, आंसर फिर यहाँ पे क्या आया 1 लीटर। अब ज़रा नोट कीजिएगा, ये क्या आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या मैच कर रहे हैं, नेवर। बेटा ये वेरी करती हैं इसके अंदर, ये मिक्सचर के अंदर और कंपाउंड के अंदर मेन चीज़ है जो कि डिफरेंस करने वाली, वो है फिक्स्ड रेशो वाली, जो कि कंपाउंड में होती है। फिक्स्ड रेशो बाय मैस बाय केमिकली कंपाउंड, आपके पास कंपाउंड्स आपस में एलिमेंट्स अपने आप को मिलाते हैं बाय केमिकली मेथड, केमिकली कम्बिनेशन होती है बाय फिक्स रेशो मैच के थ्रू, उसको कंपाउंड तैयार होता है। मिक्सचर ऐसे नहीं होता, मिक्सचर आपके पास एलिमेंट्स हों या कंपाउंड्स हों, या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हों, दोनों भी इकट्ठे आप उठा सकते हैं। वो जो इस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं, वो करते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो। इसलिए आपको मैंने यहाँ पे एक मार्किंग करवाई है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको मस्ट कीजिएगा, लाजमी उसमें डालना है। उसने यहाँ पे ये चीज़ लिखी नहीं है, ये वाली, ये वाली, ये लाजमी आप लोगों ने अपनी उस टॉपिक के अंदर ऐड करनी है। तो ये बेटा आपको मैंने एग्जांपल करवाई थी जो कि उसको डिफरेंस दे सकता है। तो ये बेटा बड़ी ही इम्पोर्टेंट मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं। और आए और अलहदा करते हैं और यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, कि CO2 जो होता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ना बेटा हम के जो मेथड्स होते हैं इनको हम अलहदा कर सकते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िकली मेथड से नहीं बल्कि उसको केमिकली मेथड से हम उसको अलहदा कर सकते हैं, जिनके नाम मैं आपको शायद बताना वो भूल गया हूँ। गैस लिक्विड सेपरेशन हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेथड बेस्ड, जो कि एक फेस चेंज है एक गैस लिक्विड सेपरेशन। उसके अंदर आप उसके अंदर कौन कौन से तरीके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप कंपाउंड के अंदर आप उसको किस तरीके से ऐड फिज़िकली नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन उनकी जो ये होती है कंपोजिशन। तो इनको फिर आप केमिकली कंपोजिशन अगर इनको अलहदा करना है तो कैसे करेंगे, तो वो बेटा उसका तरीका होता है, एक कंडेंसेशन का अमल होता है, जिसको आप कूलिंग का प्रोसेस भी बोलते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आपका मेथड होता है कंप्रेशन का, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, एड्जॉर्प्शन एक मेथड होता है आपके पास। फिर उसके बाद
अगर आपका एक और है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ना, ये वाला अभी इसका गैस लिक्विड सेपरेशन के बारे में, तो इसके अलावा एक और भी होता है आपके पास एक्व सोल्यूशन, कि आपने का एक लिक्विड है, उस लिक्विड से अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा अलग-अलग करना है, तो वहाँ पे एक मेथड होता है जिसका नाम होता है स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग मेथड होता है। ठीक है, तो ये भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। डिस्टिलेशन एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे हमारे पास केमिकली मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप इनको अलग कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन मेथड है जिसको हम मेरे माइंड में भी जो आ रहा है केमिकल स्क्रबिंग उसे को बोलते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए से हम इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन के ज़रिए भी हम इसको सबको अलग किया जा सकता है। मेम्ब्रेन एक और सेपरेशन भी होती है, उसके ज़रिए से हम इन सबको अलग कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास मैंने जो भी इनको अलग करने का जो मेथड था वो मैंने अभी आपको बताया है। तो अब बात आती है कि क्या हम मिक्सचर को भी आपस में अलग करें। ये बेटा जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये आपके डिफरेंसेस हैं, ये आप लोगों ने पेपर के अंदर लिखनी है। ठीक है, अगर पेपर में आपका डिफरेंस आ जाते हैं ना कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, जी मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास है मिक्सचर के बारे में बात करें तो मिक्सचर में सबसे पहले तो आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिख देनी है। दूसरा, इसकी ये एग्जांपल है, एयर है, सॉइल है, मिल्क है, टैप वाटर आर एवरीडे एग्जांपल ऑफ ए मिक्सचर्स। बस ये लिख सकते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में पूछ लें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, तो आपने कहना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको कि हाउ मैनी, यहाँ ही पे लिख लेता हूँ कि हाउ मैनी, कलर मैं चेंज कर देता हूँ वरना मिक्सअप हो जाएगा। ब्लू से, चले ब्लू से कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारे आगे ब्लू से दिए हैं। हाउ मैनी फॉर्म्स भी लिख सकते हैं, हाउ मैनी टाइप्स भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। बेटा मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती हैं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। तो आपने कहना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, और कौन सी है बेटा, इसी के ऊपर बेटा ऐसा लिखा हुआ है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जिनके अंदर सेम लाइक एलिमेंट्स मौजूद हों उन्हें बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आपस में मिलें और वो आपके पास एक मिक्सचर को तैयार करके दें, तो वो होते हैं हेट्रोजीनियस। तो आगे देखें, इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बेस्ट एग्जांपल कि पानी और सॉल्ट है ना, तो उसके ये होमोजीनियस मिक्सचर शो करेगा क्योंकि वो लिक्विड ही, फिर भी लिक्विड ही उसने शो करना है। यानी कि पानी है, पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाल दी है तो वो आपको एज अ लिक्विड ही शेप आपको देगा ना। तो भी कहता है कि बिकॉज इट्स कंसनट्रेशन इज़ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, जब भी उसकी कंसनट्रेशन देखेंगे तो वो यूनिफॉर्मली बरकरार रहेगी। Sample of the rock is an example of heterogeneous mixture because the concentration of its constituents is different in its different parts. Rocks are composed of different types of minerals जैसे कि ग्रेनाइट है, माइका, लाइमस्टोन। आप देखें कितने टाइप की आपके पास बेटा रॉक्स आपको मिल सकती हैं। तो वो बात कर रहा है कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस के बारे में अगर बात करें ना, कि आपके पास बताएं होमोजीनियस के बारे में और हेट्रोजीनियस के बारे में, तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ से, ये वाला, ये होमो के बारे में हम नाम दे देते हैं, ये वाला होमो, होमोजीनियस मिक्सचर, एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। और फिर यहाँ से आप इसको रेड से मैं आपको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और वो मिक्सचर कौन सी हैं, ये मैं आपको यहाँ से रिप्रेजेंटेशन करवाता हूँ। इसकी इसी की कलर की ग्रीन में ले लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे ये सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ये बेटा किसकी थी, होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल। और एग्जांपल ऑफ रॉक क्या है बेटा, इसकी एग्जांपल है। बस आगे से करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अगर आपसे पूछ ले कि होमोजेनियस मिक्सचर की जो टाइप्स हैं वो किस टाइप की में हो सकती हैं, तो ये बेस्ट है, ये बताना। अब वो मिनरल्स किस टाइप में हो सकते हैं, वो आपकी ग्रेनाइट हो सकती है, ये सारा ये वाला, ये जो है ना ये वाला ग्रेनाइट, लाइमस्टोन वगैरह, तो इसमें आप इसको अलग कर सकते हैं। तो पीछे बात रहेगी लास्ट वन, जो कि मैंने भी आपको बताना था। जैसे मैंने आपको कंपाउंड के बारे में एक डिफरेंस बताया कि उसको किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, वो मैंने अलग रखा। अब इसको मिक्सचर में किस तरीके से बेटा आपने अलग करना है, उसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं बहुत सारे। फ़िल्ट्रेशन हमारे पास एक मेथड होता है, एवेपोरेशन एक मेथड होता है,
ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक मेथड होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, अगर आपने एक लिक्विड से लिक्विड को अलग करना है ना, तो वो यानी कि एक मिजिबल फॉर्म हो। अब आप कहें मिजिबल सर्फ क्या होती है? बेटा मिजिबल ये होती है कि जिसमें आपका जो पानी है ना, और जैसे और अल्कोहल ले लें। पानी, अल्कोहल मीन टू से शराब जो होती है, ठीक है, अगर वो पानी के अंदर मिलाएं तो मिक्सअप हो जाती है, तो ये मिजिबल स्टेट कहलाती है। और एक और होते हैं इमिजिबल। इमिजिबल बेटा वो होती है जैसे कि आप देखें ना, पानी के अंदर आयल आयल डाल दें, तो आयल कभी भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, तो ये इमिजिबल स्टेट होती है। तो बेटा इस तरह की जब आपके पास प्रोसेस हो, एक लिक्विड से लिक्विड को आपने अगर अलहदा करना है, विजिबल फॉर्म में हो, तो वो हमारे पास एक दो मेथड्स होते हैं, जिसका नाम होता है डिस्टिलेशन एक मेथड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका नाम होता है। और इसके ज़रिए से हम इसको अलहदा कर सकते हैं। और अगर मैंने जब ये ऐसा क्या बोला, इमिजिबल फॉर्म में अगर हो, जैसे कि पानी के अंदर आपने लिक्विड आयल डाल दी है, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो फिर उसके लिए बेटा एक मेथड हमारा होता है जिसका नाम होता है सेपरेटिंग फ़नल का मेथड होता है। उसके ज़रिए से हम, ये पूरा एक मेथड है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है। उसके ज़रिए से आप इसको अलहदा से करते हैं। और अगर एक सॉलिड से सॉलिड को अलहदा करना है, ऐसा एक सॉलिड है और सॉलिड को आपने अलहदा करना है, तो वो कैसे करेंगे? बेटा उसके लिए एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन होते हैं, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन के ज़रिए से आप अलग करते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आप बेटा इनको अलग करते हैं। और अगर एक लिक्विड के अंदर सॉलिड कोई चीज़ पड़ी हुई हो, तो वो उसको उसके ज़रिए से आप कैसे कर सकते हैं? बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा प्रोसेस होता है, क्रोमेटोग्राफी। उसके ज़रिए से आप इनको बेटा अलग कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपका ये टॉपिक था। आपको मैंने डेफिनेशन भी मार्क करके दी हैं, एग्जांपल्स भी मार्क करके दी हैं। ठीक है, यहीं तक आपने करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी, लेकिन विद कॉन्सेप्ट्स करना है। अगर आपके पास डिफरेंस आ जाए, मैंने इसको फुली डिटेल से आपके लिए ये लेक्चर बनाया है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। तो नीचे एक आपके पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है। कहता है कि मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन द नेचर बट सम आर आर्टिफिशियल। कोई शक नहीं, कहता है कि आपके पास नेचर में से सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपने उसको आर्टिफिशियली भी तैयार किए हुए हैं। आपकी प्रोडक्ट टेबल के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है टेक्नीटियम। ये बेटा वो आयद एक ऐसा एलिमेंट है, साइंटिस्ट ने इसको लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया था। तो ये एज एम सी क्यूज़ के तौर पे भी आपके पास आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी। मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मार्क करवा देता हूँ, फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये नीचे ज़रा पे देख लें आप, आयरन रॉड्स हैं, कॉपर वायर, ये स्क्रू एंड नट्स आप देंगे, ये सारे के सारे बेटा ये आपको एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं। आयरन मतलब फेरिक, कॉपर के Cu जिसको बोलते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है, स्क्रू, नट्स ऑफ जिंक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं। ये इनके मुख्तलिफ तरह के आइटम, आप ये देखें कंपाउंड है, आयरन सल्फाइड, FeSO4, एफ जो मैंने आपको पीछे वो फेरस सल्फाइड आपको बताया था ना, तो ये वो है। कॉपर क्लोराइड है, CuCl, कॉपर क्लोराइड। रॉक, चट्टानें ये देखिए, और यहाँ पे देखें चॉकलेट, ये आपके पास मिक्सचर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम बेटा हम इनको अलग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर, अगले टॉपिक की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।